सो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर बैक इन एम्बाइब टू सॉल्व योर नीट एग्जामिनेशन। अभी अभी नीट का एग्जाम हुआ है, 2022 का पेपर खत्म हो गया है। उन बच्चों के लिए जो अगले साल अटेम्प्ट करने वाले हैं और उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस बार अटेम्प्ट किया है, सबके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के, मतलब अगर आपका पेपर खराब गया तो यू डोंट नीड टू बी टेंशन वेंशन नहीं लेना। आपको समझना है कि आपके राइट रिसोर्सेज कहाँ पर है, जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन लोगों ने पेपर दे दिया है वो ज़रूर, जो मैंने यहाँ पर बुक लॉन्च करी थी भैया फिजिक्स की एक्सप्रेस बुक, इस बार मैं आपको पूरे रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि नीट के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं यार, ये बुक सॉल्व कर लो। एक्सप्रेस बुक है, शॉर्ट टाइम में ख़त्म करनी थी, दैट्स इट। पर जो अभी दोबारा से तैयारी स्टार्ट करेंगे और जो लोग बच्चे अभी 11th-12th में जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स सबसे ऐसा पॉइंट रहता है, लोगों को डर बहुत लगता है उससे, ठीक है, कि मैथ आती है, ये आ गया सर, इतना बहुत आसान रहता है। आपने एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। जैसे हमने अचीव जेई पे चैनल पे बहुत सारे अपने वीडियोस डाले, जहाँ पर मैंने लॉजिक गेट्स, मैकेनिक्स के कुछ पार्ट सिखाए। इवन लॉजिक गेट का तो अभी रिसेंटली नीट के एग्जाम से 2 दिन पहले डाला, सेम क्वेश्चन वहाँ पर आ गया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया। मतलब यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, मतलब एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, 3 गेट का यूज़ करके उन्होंने एक एग्जाम्पल बना के दे दिया और आप उसको आराम से सॉल्व कर लोगे। तो प्रॉब्लम इन फिजिक्स आर वेरी इजी। अगेन जो इस बार नीट में आए, इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे, मैं ये कहूँगा कि एवरेज थे, बट अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो बहुत ईजी थे, ठीक है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर प्रिपरेशन को जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। और विद आवर एम्बाइब टीम, मैं और मेरे जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, वी आर पुटिंग आवर ऑल एफर्ट टू मेक योर जर्नी टू बी वेरी वेरी ईजी। देखो पॉइंट ये कि बुक तो कोई भी आ जाती है, लेकिन बुक का तरीका होता है। जैसे मैंने ये बुक बनाई है, तो देन आई पुट दैट इन द बुक कि भाई हर यूनिट को एक प्रॉपरली तरह से डिवाइड करा, इंपॉर्टेंट यूनिट्स करी, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके डाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिमिलर आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन भी डाले, थोड़े इजी भी डाले, प्रैक्टिस भी कर लो, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाले, वो क्वेश्चन भी डाले जहाँ पर टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। आप सॉल्व तो कर लो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये ध्यान रखो कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करो। मतलब कई क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं फिजिक्स में, आप थोड़ा सा उनको डिले करके बाद में सॉल्व करोगे तो प्रेशर कम रहता है और उसमें माइंड भी रिलैक्स रहता है, बिकॉज जो इजी क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व कर लिए, टाइम बच गया। अब उन सारे क्वेश्चन को हम एंड में एक साथ सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो मे बी कुछ बच्चों को शायद ये अलग कॉन्सेप्ट पता हो। जैसे थर्मो के मैं क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। उन्होंने पूछा, भैया आप मुझे सारी थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस का कर्व बता दो। अब फंडामेंटल जब हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले कर्व के बारे में जाते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कौन सी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कौन सी है। एंड कई सारे क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हम सारे जो इतने क्वेश्चन हैं मैं आपको एक अलग से एक वीडियो में बना के दे दूंगा। बट अभी के लिए, और प्लस इसकी जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सारी की सारी PDF सॉल्व क्वेश्चन की दे देंगे। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि हम ये चीज़ सीखें कि भाई कोई क्वेश्चन आता है तो उन्होंने किस तरह से पूछा है और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या आप उसको और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, कोई और भी तरीके हैं जिससे सॉल्व हो सकता है, बस ये देखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द फिजिक्स पार्ट, देन द केमिस्ट्री एंड द अदर पार्ट विल बिगिन। सो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल पूछा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मूविंग विद। अब जब भी फ्लाई व्हील वाला क्वेश्चन आता है काफ़ी लोग घबराते हैं, सर ये रोटेशन क्वेश्चन, अरे जिसे ट्रांसलेशन होता है ऐसी रोटेशन होता है, बस उनके फॉर्मूलों में कुछ नहीं होता। जैसे v = u + at एक फॉर्मूला है सिंपल सा। अब रोटेशन में क्या होता है, v क्या रहेगा, मतलब v आपका वहाँ वेलोसिटी होता है, यहाँ क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, पॉइंट सेम रहता है, ठीक है। एक्सेलरेशन उधर a होता है, इधर अल्फा हो जाता है, अल्फा क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, कॉन्सेप्ट सेम, तो बिल्कुल सेम रहेगा। जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। The angular speed of a flywheel moving with uniform angular acceleration changes from 120 rpm to 31220 rpm in 16 सेकेंड। 16 सेकंड के अंदर उसने ये आरपीएम चेंज करी, बहुत बढ़िया। द एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड। देखो ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान समझो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे दिया, आपसे बस एक्सेलरेशन पूछा है। अब ये बताओ, अगर मैं मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में घुसता हूँ तो मुझे एक फॉर्मूला याद है, v = u + at। अब सर अगर यही रोटेशन में बात करूंगा तो देखो रोटेशन में क्या हो जाएगा, रोटेशन में सर ये v, सर ये u और ये a, इनको बस लिखने का तरीका चेंज होता है। सर ये बन जाता है v, बन जाता है आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है सर, वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन क्या होता है सर एंगुलर एक्सेलरेशन।
अब बताओ सेम कॉन्सेप्ट लगा नहीं लगा? बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं है ऐसा। और सर इसको सॉल्व करूंगा तो अगर मुझे एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है सर, वो होता है ओमेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, और टाइम भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, दोनों दिए हुए हैं, तो सब कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं करना आपको, बस वैल्यू पुट करनी है। अब मेरा क्या मानना आता है, कई लोग ओमेगा निकालते हैं पूरा, पहले ओमेगा भी निकालेंगे, ओमेगा नॉट निकालेंगे, क्योंकि आरपीएम में दिया है। आपको पता है अगर ओमेगा आपको निकालना है सो दैट इज 2 पाई n बाई 60, वॉट एवर n इज देयर डिवाइड बाई 60, ठीक है। अगर आपको ओमेगा नॉट निकालना है सो दैट इज 2 पाई n नॉट बाई 60, मतलब इनिशियल जो रोटेशन स्पीड है, इनिशियली दिए 1200, फाइनली दिए 3120। भैया अगर मुझे सॉल्व करना है मैं क्या करूंगा सर, ओमेगा में और ओमेगा नॉट में 2 पाई बाई 60 तो कॉमन है, उसको अलग ही रख लो ना। सो क्या मैं ऐसे कर दूं, 2 पाई बाई 60 अलग रख लेता हूं और यहां पर सब्सट्रैक्ट कर देता हूं n माइनस n नॉट, जो आरपीएम से डायरेक्टली माइनस कर दो ना, एंड डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना है आपका, टाइम दिया आपको, t को भी t रख देता हूं, वैसे 16 दिया। क्यों मैंने किया, बिकॉज मुझे पता है ये बना ही क्वेश्चन ऐसे कि ऐसी कोई डिजिट आए। अब इसको फील करते करते ही मुझे आंसर इसका मिल गया, फील करते करते इसका आंसर मिल गया मुझे। देखो कैसे, ये 2 पाई है, सपोज मुझे पूरा सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा, ऑप्शन देख के मैं घर चला जाऊं, ऑप्शन देख के समझ में आई है, 3120 माइनस 1200 डिवाइड बाई टाइम कितना दिया आपको 16। अब इसको मैं फील कर रहा हूँ, फील देखो, फील करने फील में कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं सर 3120 1200 माइनस करना, इसमें आधे लोग तो यही मर जाते हैं, बोलते सर मैथ आती ही नहीं है, खत्म करो सर ये कहानी। अबे यार, ये 2 पाई हो गया डिवाइड बाय 60 इंटू 16। अब ये बताओ अगर इसको 3200 मान लेते, 80 बढ़ा दिया, अरे 3120 3200 मान लो, जल्दी कट जाएंगे, 3200 1200 से माइनस करूंगा 2000, पर 80 आपका रह गया तो उसको भी माइनस कर दो, तो कितना हो गया भैया 1920, खत्म। क्या बोलूं, ये 1920 और 60 इंटू 16 ऐसा लग रहा है आपस के कुछ भाई बहन टाइप लग रहे हैं, पर देखने के लिए एग्जैक्टली पहले 0 को 0 से काट देते हैं, फिर 6 को 192 से काटते हैं, 192 से जैसे काटोगे 18 का ये 3 और ये 12 मतलब 32 डायरेक्टली, और 32 और 16 सामने सामने क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनका क्वेश्चन बनाने का मोटिव ही यही था कि भैया ऐसा कोई डिजिट लाओ कि आंसर मिले। और भैया 2 इंटू 2 पाई 4 पाई आंसर दिख रहा है आपको 4 पाई। मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन जब मतलब पूरा भी सॉल्व मत करो यार, मैं तो पूरा काट काट के आपको दिखा रहा हूँ, पर जब हम इसको लॉजिकली ऐसे n1 माइनस n2 कर देते हैं ना, तो यहीं से मुझे फील होने लग जाता है कि इस जो n1 माइनस n2 कर रहा हूँ, मतलब 3120 1200 मतलब समझ लो 3200 1200 कर रहा हूँ, तो ये 2000 आ रहा है, यहाँ 2000 को डिजिट आएगी, ये 60 है, इसको 15 मान लो, तो ये समझ में आ रहा है सर ये कटेगा इससे और यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब 4 पाई आंसर कुछ होगा, ऐसे 4.1 4.2 ऐसे ऑप्शन भी नहीं है, तो कुछ हो भी नहीं सकता, अप्रोक्सीमेशन से ही आंसर निकला है। तो भैया अपना आंसर आ चुका है 4 पाई, इसको लगाया, सबमिट किया, नाइस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन, बट हाउ मच टाइम दिस क्वेश्चन विल टेक, आई थिंक इज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ओनली। आपको उस पता होना चाहिए, फिर भी मैं इस पर थोड़ा डिस्कशन जरूर कर लेता हूँ, आगे आगे कुछ क्वेश्चन में डिस्कशन नहीं करेंगे, फटाफट कर लेंगे। क्या लिखा है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव व्हाट, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम कि सोचो जरा, और प्लेन एंगल सॉलिड एंगल पे हमने वैसे भी डिस्कशन किए हुए हैं, ठीक है। तो आई वांट यू टू डिस्कस जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई प्लेन एंगल सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। एंड मैंने आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हैं, मतलब प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, तो हल्का सा 2 मिनट का सेकंड का ब्रेक लगाओ, सोचो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्या मैं बोलूँ, बहुत सिंपल तरीका है, एक जो हमें बचपन से पता है, वैसे तो मुझे पता है कि प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टर रेडियन। फिजिक्स में पढ़ा हुआ है सर ये, पर रेडियन और स्टर रेडियन क्या इनकी जो चीजें इसमें बोली है, देखो डायमेंशन बहुत यूनिट, भाई ये गलत है, यूनिट मैंने अभी लिखी है, न्यू यूनिट नोट, ये गलत है भाई, ये यूनिट लिखी है, तो बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट बट नो डायमेंशन, भाई ये चेक करना डायमेंशन है या नहीं, तो एक की चेक कर लेंगे तो सबकी मिल जाएगी। सर प्लेन एंगल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, एक सर्किल का अगर मैं आर्क लेंथ देता हूं तो ये होता है आपका क्या, थीटा, ये होता है आपका आर्क लेंथ, इसको मैं लेट सपोज एल ले लेता हूं, और ये होता है आपका रेडियस आर। अगर मुझे आर्क लेंथ निकालना है तो हम क्या करते हैं, आर थीटा, ठीक है,
और अगर मुझे थीटा निकालना है, मतलब प्लेन एंगल निकालना है सर, दैट इज L बाई आर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ L सर? मास होता नहीं, लेंथ होती है, टाइम होता नहीं. R का क्या होता है सर? मास होता नहीं, L होता है, T होता नहीं, डायमेंशन में लिख दी. तो उसकी ओवरऑल डायमेंशन क्या आई सर? मास है नहीं, लेंथ है नहीं, टाइम है नहीं. तो ये कैसी चीज आ गई? वैसे लिखते हैं पार्शियल फॉर्म में डी थीटा, ठीक है. इसको आर, इसको क्या लिखेंगे? डीएल, आर्क लेंथ, मतलब छोटे आर्क के लिए. लेकिन मैं बड़े के लिए लिख रहा हूँ तो मैंने पूरा एल और ये सब करके लिख दिया, पर साफ साफ देखिए सर डायमेंशन नहीं है. अगर रेडियन की डायमेंशन नहीं है तो इसकी तो भैया हमें रख भी नहीं सकते. वैसे स्टार रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है. इसको वैसे ओमेगा से दिखाते हैं, दैट इज ए बाई आर स्क्वायर, एरिया बाई आर स्क्वायर. तो इसकी भी यूनिट नहीं होती क्योंकि एरिया की यूनिट भी मीटर स्क्वायर में होगी, आर की यूनिट भी मीटर स्क्वायर में चली जाएगी, वो कटी जाने. तो मुझे पता चल गया सर डायमेंशन नहीं है इसकी. एक से बदल गया तो सबका ही बदल गया. अब इतना थोड़ी टाइम लगाऊंगा कि मैं ये सब सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ. वैसे तो हमें पता रहना चाहिए कि भैया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट तो होती है, तो मुझे पता ही है, बट डायमेंशन नहीं होती. यूनिट बट नो डायमेंशन. सबमिट, फिनिश, ओवर, खत्म. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दिस इज अनदर इजी क्वेश्चन, मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का दूसरा क्वेश्चन है. अब आप इसमें क्या देख रहे हो सर? पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, एनपी जंक्शन, एनपी जंक्शन, एनपी जंक्शन. मतलब ये समझ में आ गया सर, ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे. तो यहाँ मैं जैसे सर्किट में वोल्टेज दूंगा, फॉरवर्ड बाइसिंग है, करंट मतलब मिल जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा. सर इस वाले में रिवर्स बाइस पे, एनपी एनपी दोनों रिवर्स बाइस पे, तो इसमें पता चल रहा है इसमें भी सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा. पर जब पीएन और एनपी दोनों अलग अलग में लेके चलते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के अलग होंगे. फॉरवर्ड बाइस में थोड़ा अच्छा रहता है, उसमें मतलब अब ये मान के चलो बहुत ही माइन्यूट करंट फ्लो करेगा, ये ऑलमोस्ट जीरो ही करंट फ्लो करेगा. तो सर वहां तो अलग हो जाएगा, इन दोनों में अलग हो जाएगा. तो क्या लिखा है? इन दिस गिवन सर्किट एबीसी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पीएन जंक्शन आर इक्वल इन व्हाट? सर ऑब्वियस सी बात, अगर आप किसी भी दो पीएन जंक्शन की लोगे, आपने ये रखे हैं, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है फॉरवर्ड बाइस मतलब ए में और रिवर्स बाइस में, दोनों रिवर्स बाइस में सी में, इन दोनों में सेम रहेगा. लेकिन जो आपने एक फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों लगा के रखे थे, तो फॉरवर्ड में तो करंट फ्लो हो जाएगा, रिवर्स में करंट मतलब नेग्लिजिबल फ्लो होता है. तो क्या आप ये मान लो कि सर वहां तो डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों में, तो गड़बड़ हो जाएगी. तो आंसर आपके सामने, मतलब ये तो हल्की सी थोड़ी सी भी नॉलेज है पीएन जंक्शन और एनपी जंक्शन की, फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस वाली, उसी से क्लियर हो गया. सर इसमें समझ में आ रहा है कि ए और सी में तो बिल्कुल सेम होगा. बोथ सर्किट ए एंड सी इज हैविंग द सेम इक्वल, बट इक्वल मतलब कहने का मतलब दोनों के उसमें ड्रॉप जो होंगे इक्वल होंगे, पर उसमें अलग हो जाएगा. दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन. इसको सॉल्व करने के लिए पेन उठा लूंगा मैं, पर जरूरत नहीं है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व हो सकता है. जब स्प्लिट एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 600 वेवलेंथ इज यूज्ड. ओके ठीक है. इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज चेंज टू 4, अगर आप वेवलेंथ को कम कर देते हो, अब वेवलेंथ क्या होता है? यहां से यहां एक बार जो उसने रोटेशन लेके पूरा लेंथ कवर किया, दैट इज वेवलेंथ. आपने वेवलेंथ को और कम कर दिया और कम कर दिया, और मतलब अब उसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो कई बार अपने आप को रिपीट कर रही. वेवलेंथ कम कर दो तो फ्रिंजेस आपको पता बढ़ ही जाने, ठीक है. लेकिन पूछ रहा है फ्रिंजेस कितने बढ़ेंगे, तो इसका एक सिंपल सा एक प्रोपोर्शनैलिटी है, सबको पता रहती है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा. अगर ये कहानी है तो क्या बोलते हो? नंबर ऑफ फ्रिंजेस एंड वेवलेंथ आर बेसिकली आर अ कांस्टेंट फंक्शन. अब ये कांस्टेंट क्या होता है वो तो अलग कहानी है, लेकिन यंग्स के डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट का ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए. तो कैन आई से नंबर ऑफ फ्रिंजेस into wavelength of any experiment and number of fringes in the another experiment and the wavelength when you change is going to be equal because it's a constant value. और भैया अगर ऐसी कहानी है तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, n1 इंटू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 करना है. n1 पहले कितने आए थे? 8 फ्रिंजेस आए थे. लैम्डा कितनी थी उस समय? 600 की, और बाद में कितनी कर दी आपने? 400 कर दी. तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने आएंगे ये पूछ रहा है. अब साफ साफ ये डेटा है, ये 0 कटे, इसके 0 कटे, इससे 2 हो गया, कितना हो गया?
12। तो वैसे मुझे पता था नंबर ऑफ रेंजेस बढ़ जाने हैं, और मुझे जब इसके ऑप्शन देखे तो मुझे देखा कि 8 तो सेम है, वो तो होगा नहीं, 6 कम होगा, वो भी होगा नहीं, 9 एक थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन 9 की कोई प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी नहीं। तो बिना सॉल्व करे, अगर मेरी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी है, मैंने अपने लॉजिक थोड़े अच्छे बना रखे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 12 लगा के सबमिट करके आगे जा चुका हूं। हल्का सा टाइम लगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ज्यादा नहीं, हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगा। अब जब ये क्वेश्चन आते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इनमें वो बात होती है जहां पर इंसान थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, ओम्स लॉ लगाएगा, थोड़ी बहुत चीजें करेगा, जिसे मैं इसका हिंट मैंने बना रखे हैं, और ये सब चीजें हम आपके साथ शेयर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सो दैट यू विल आल्सो अचीव दैट मच ऑफ कंटेंट। बताओ, ऐसा नहीं क्वेश्चन देखा तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दिया, या फिर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए बोल रहा हूँ जो प्रिपरेशन करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन देखा फटाफट देखा और चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। नहीं यार, टाइम लो, थोड़ा आराम से रिलैक्स करो, सोचो उसके बारे में, नहीं समझ में आए तो हिंट देखो, हिंट देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें खुद क्लियर हो जाएंगी। इसमें लिखा है भैया ओम्स लॉ यूज करो ना, और एक जो आपका जो इसमें पूछा है आपसे द करंट डेंसिटी, इसके बारे में सोचो, ठीक है। अब इसमें पहले समझो डेटा क्या क्या दिए, पहले उसको समझ लेते हैं डेटा क्या क्या दिए। डेटा बहुत सारे दिए, मुझे बोला है एक कॉपर वायर की जो लेंथ है वो दे दी 10 मीटर की, फिर रेडियस दे दिया 10 पावर -2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ पाई, क्योंकि r² होना है इसलिए दिया है मीटर में, अंडर रूट पाई दिया, मुझे पता चल गया। हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी दिया है 10 ओम का, ठीक है, 10 ओम का रेजिस्टेंस भी दिया है, और फील्ड स्ट्रेंथ दी है। मतलब फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है, आप देखते हो वोल्टेज बाई मीटर होती है, मतलब अगर फील्ड स्ट्रेंथ को मैं सिंबल दे देता हूँ, ई दे देता हूँ, निकालना है मुझे, तो वो मुझे दिया 10 वोल्ट पर मीटर, मतलब अगर इसमें मैं लेंथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वोल्टेज मिल जाएगी, दैट्स इट। अब मुझसे पूछा करंट डेंसिटी, ठीक है, सो करंट डेंसिटी मैं डायरेक्टली एक मतलब अपना जो फंक्शन उससे निकाल लेते हैं, ठीक है, दैट इज करंट बाई एरिया, ठीक है, करंट बाई एरिया, ठीक है। व्हाट इज करंट? सर करंट कैसे निकालूं? ओम्स लॉ क्या होता है सर? V = IR, तो I क्या होगा? V बाई आर, V बाई आर इंटू एरिया। सर V कैसे निकालो? सर V निकालने की सिंपल है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया, खत्म। सर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है 10, लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 10 मीटर, लिखा हुआ है। देखना डेटा कैसे अरेंज करता है, ऐसे करता है कि आप सॉल्व कर लो प्लीज। रेजिस्टेंस दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ भाई 10। सर एरिया कैसे निकालूं? एरिया कौन सा निकालना है भाई? वो सर वायर का क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है, तो वो कितना होता है? सर अगर सर्किल है वो और रेडियस दिया है तो पाई r², ठीक है, पाई r²। अब r कितना दिया हुआ है? ये वैल्यू, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर ही देता हूँ, 10 पावर -4 डिवाइड बाई पाई। मैंने कुछ नहीं किया, इसका स्क्वायर कर दिया, 10 पावर -2 डिवाइड बाई पाई का होल स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट ऑफ पाई का स्क्वायर करूंगा तो 10 पावर -2 क्या हो जाएगी? 10 पावर -4, और पाई क्या हो जाएगा? अंडर रूट पाई क्या हो जाएगा? पाई। भैया पाई ने पाई को काटा, पाई तो है ही नहीं ना, आंसर में भी कहीं पाई नहीं है, तो कटने ही थे। 10 ने एक 10 को काट देते हैं, 10 पावर -4 ऊपर जाएगी तो कितना बन जाएगा? 10 पावर 5, और यूनिट क्या रहेगी? एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई थी सर? करंट की यूनिट एम्पेयर, एरिया मीटर स्क्वायर, खत्म। तो आंसर आ गया 10 पावर 5, ये अपने को दिख रहा है सी में, ठीक है, खत्म। सी में क्लिक किया, सबमिट किया, हो गया, डन। कूल वूल बोल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं जब आता है भाई सोलेनोइड का क्वेश्चन आ गया, रेडियस दिया हुआ है, वैसे आसान ही है, पर एक फंक्शन पता होना चाहिए, उसके बाद तो बाकी सब आसान ही रहता है, ठीक है। इन क्वेश्चन को एक काम करता हूँ, जो मैग्नेटिक के क्वेश्चन है मैं इनको सेपरेटली एक उसमें बनाता हूँ, बिकॉज मैग्नेटिक मुझे आपको पढ़ाना भी है अभी, तो ठीक है। तो मैग्नेटिक के जितने क्वेश्चंस हैं, जितने भी मैग्नेटिज्म से, और मैंने आपको पहले ही बोला, देखो अपने लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन वो मुझे अलग से आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि लॉजिक गेट क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं,
बहुत इजी होते हैं। ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन था, लोग उसमें फंस जाते हैं, उनको लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर कैसे सॉल्व होगा। अरे कोई वैल्यू डाल के देख ले भाई, एक काम कर, पहले दोनों 0 0 डाल के देख ले, एक बार 0 और 1 डाल के देख ले, एक बार 1 और 0, तेरे को आंसर पक्का मिलेगा। या फिर तू 2 यूनिट डाल दे, हमेशा ये 2 चीज़ों को डाल दो, कभी लॉजिक गेट बड़ा सा है, 0 1 डालो 1 0 डालो, आपको पक्का ऑप्शन पे आंसर मिल जाएगा। इस बार आया है वो क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको मैं स्किप करके, क्योंकि मैग्नेटिक मुझे अलग से पढ़ाने हैं इसलिए, ठीक है। नाउ कम टू दिस पार्ट, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इवन इसका तो मेरे को सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा, मुझे ऑप्शन में ही दिख रहा है क्या है, ए है। कैसे, देखो क्या लिखा है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर विद नेग्लिजिबल मास। जो रॉड है उसका मास नेग्लिजिबल है, मतलब कह रहा है ये इस तरह की कुछ कंडीशन है, ये रॉड है, इस रॉड का मास नेग्लिजिबल है, और थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं ताकि दिखे, 2 मासेस लगाए हैं, एक मास आपका 10 kg है और एक मास आपका 20 kg है, दोनों दे दिए, और 10 मीटर की रॉड की लेंथ है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg, यहां से कितनी डिस्टेंस है वो पूछा है। अब सेंटर ऑफ मास किधर होगा, मतलब अगर मैं तुमसे बस बेसिक सा ही पूछूं सर, मेरे ख्याल से, मतलब मेरे ख्याल से का मतलब क्या होता है सर, अगर ये दोनों 10-10 kg होते तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द रॉड पे होता, लेकिन ये वाला kg भारी है तो ये कहीं ना कहीं इधर खिसका हुआ होगा। आई डोंट नो कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, लेट मी टेक रेड। सर यहाँ कहीं होगा, पक्की बात है सर, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, ठीक है। इसको COM से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि लोग क्लियर है, ये पता चल गया सर सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, और ये पक्की बात है रॉड के एग्जैक्ट सेंटर से 20 kg की तरफ खिसका हुआ होगा। अब ये बताओ मैंने कैसे आंसर लगाया है, मैंने आपको बता दिया, मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा, मैं फॉर्मूला भी नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर फिर भी आपको फॉर्मूला देखना है मैं दिखा दूंगा, लेकिन फॉर्मूला दिखाने की जरूरत भी है या नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इनमें देख के पता चल रहा है, अगर मैं यहां से देखता हूं तो 5 के आगे ही है, 10 5 तो ये तो हो नहीं सकते, 10 मीटर मतलब यहां से सीधा यहीं पर सेंटर मास है, नहीं 5 मतलब सेंटर पे वो भी नहीं है, वो तब होता है जब दोनों 10-10 kg होते हैं। 10/3 का मतलब है 3.33, मतलब इसके बगल में वो हो नहीं सकता क्योंकि मास उधर ज्यादा है, तो ऑप्शन बच गया ए, आंसर आ चुका है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फील द कॉन्सेप्ट। अगर आपने उसको कॉन्सेप्ट को फील करना शुरू कर दिया तो आपको ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं, उससे ऊपर ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़े बहुत, मतलब ये है कि थोड़ा सा आपने बस अंडरस्टैंडिंग बनाया, डेवलप किया, हल्का सा आपने दे दिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी कि सॉल्व करें, लेकिन फिर भी अगर कोई बोलता है भैया आप सेंटर ऑफ मास पोजीशन निकालो COM की सेंटर ऑफ मास की किसी मास से, तो लेट सपोज मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ 0, मैं यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ, इसको आप घुमा दो इधर कर दो तब भी बात सेम ही रहती है, लोग घबराते हैं इसमें। तो कैसे निकाला जाता है सर, कुछ नहीं सर, मासेस आपको पता है, तो आप जो भी मास है जिससे निकाल रहे हो उसको M1 ले लो, यहाँ से x1 उसकी डिस्प्लेसमेंट ले लो, इसको M2 ले लो, इसकी x2 डिस्प्लेसमेंट ले लो, और टोटल मास को M1 + M2 को अब ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। फॉर्मूला पुट कर दो बस सर, मतलब 10 kg है, अगर आप यहीं से देखना है तो इसको आप 0 मान लो तो वो 0 हो जाएगा, वो उसको तो हटा ही दो। और 20 कितनी दूर है, 10 की दूर है, और मासेस कितना है वो आपने निकाल लिया। मतलब आप ये मान के चलो कि दिस इज द ओरिजिन, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी हो गई 0 और x2 की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर, यहीं पर आपने ओरिजिन मान लिया है। और आपको ये x निकालना है, जो x आपका COM है ये वाला, ये निकालना है, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो सर पहला मास जो है 10 kg, उसका तो 0 है x1, दूसरा मास है 20 kg, उसका x1 है 10, टोटल मास कितना है 20 + 10 30 kg। तो आप जब इसको कर रहे हो 200 डिवाइड बाई 30 मतलब 20/3 मीटर, ये लो आंसर आ गया आपका। मतलब सॉल्व करना है, तो मैं तो कह रहा हूँ सॉल्व क्यों करना है, ठीक है। फिजिक्स है, थोड़ा फील करो, थोड़ा कॉन्सेप्ट। इवन मैंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल क्लासेस भी कंडक्ट करी हैं, बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल वीडियोस बना रहा हूँ आजकल। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी एंड उसके जो मैकेनिक्स और काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स के बीच का डिफरेंस वाली, तो इनको यूज़ करो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो।
तो दिस इज द सॉल्यूशन, बट दिस अ वन मोर तरीका। भैया आप यहाँ से फील कर लो, यहाँ से फील करोगे आप मिल जाएगा कि सर ये 5 से ज्यादा है और 10 से कम है। इन सारे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था 5 से ज्यादा और 10 से कम, वो था ए। मैं बिना सॉल्व करे ए को टिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री क्वेश्चन पे फोकस करना, बट दोबारा से मतलब मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पे फोकस रखना है। अब से ये क्वेश्चन आ गया यार, अब मैंने आपको जो एक्सप्रेस वाली बुक कराई है उसमें मैंने सारी चीज़ें ये डाल दी। मतलब अगर कोई नीट का 2022 का पेपर देने जाता, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, उसको सारे क्वेश्चन मिल जाते। और अब मैं चीट शीट डालूंगा फॉर 2023 स्टूडेंट्स, चीट शीट डालूंगा। ठीक है, उनको यूज़ करो, क्लासेस जो चल रही हैं उनको रेगुलर करो और बहुत फोकस तरह से करो। देखो ऑनलाइन एजुकेशन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, आप कहीं से भी कर सकते हो, बट उसके साथ साथ एक चीज़ आपको उसके अंदर डालनी है, उसका एक तड़का आपको डालना है तो मज़ा आ जाएगा। वो है कि आपको अपना डिसिप्लिन क्रिएट करना है। एंड एज यू क्रिएट ए डिसिप्लिन, आप अपनी सेल्फ स्टडी से इसके अंदर रैंक 1 निकाल सकते हो, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जरूर नहीं आपको कहीं एक जगह पे जाके ही रैंक 1 निकलती है, ऐसा कुछ भी नहीं, और बड़े आराम से रैंक 1 निकाल सकते हो। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट में मज़ा आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स से आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स में मज़ा, अब क्वेश्चन आपने देखा, आपको मज़ा आना चाहिए। अभी देखो इस क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ। अभी देखो AM रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, एक्सरे, आपको पता है कि जितनी भी वेव्स हैं, अगर आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है विजिबल रीजन विच इज 0.2 to 0.7 विबग्योर, और उससे पहले सारी जो अल्ट्रावायलेट हो जाती हैं और रेड के बाद सारी इंफ्रारेड हो जाती है, और सारी 10 पावर माइनस में ही चलती हैं सारी, एक्सेप्ट, क्योंकि 10 पावर माइनस का मतलब वो वेव किसी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है, उसकी वेवलेंथ इतनी कम है और फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज्यादा है। एक को छोड़ के वो है AM रेडियो वेव्स। ठीक है, जो आप रेडियो वेव सुनते हो, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। और इस पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 10 पावर 2 मीटर सेकंड के अंदर, AM वेव्स के अंदर सेकंड के अंदर, जो प्लस में है। आपको पता सबसे हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग वेव जो सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है, सबसे नुकसानदायक है, वो वेवलेंथ उसकी हमेशा ऑब्वियसली बहुत कम रहेगी, तभी उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए। ठीक है, विच इज द कॉन्सेप्ट फॉर लैम्डा इंटू न्यू इज अ कॉन्स्टेंट, दैट कॉन्स्टेंट यू शुड नो, और मुझे कमेंट में बताना वो कॉन्स्टेंट है क्या। ठीक है, फिजिक्स के अंदर, बट लैम्डा इंटू न्यू इज अ कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट है, मैं मानता हूं, हो गया कॉन्स्टेंट। इसका मतलब अगर कोई भी वेव जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा, और फ्रिक्वेंसी किसी की भी ज्यादा है, तो वो पेनिट्रेट बहुत करेगी, क्योंकि मल्टीपल टाइम वो उस चीज को वाइब्रेट करेगी। कौन सी सबसे खतरनाक वेव है इन सब के अंदर, सबको पता होगा, एक्सरे। जब आप एक्सरे कराने जाते हो, आप सामने खड़े हो जाते हो, बॉडी एक्सरे करवाती है, यहां से एक्सरे घुसी, एक्सरे चली गई, और फिर से पीछे एक शील्ड लगाई जाती है, रिफ्लेक्टिंग शील्ड, उस पर टकराती है, फिर आपको क्रॉस करके जाती है और आपकी बॉडी का पूरा स्कैनिंग निकाल के दे देती है, भैया इसकी हड्डी यहां पर टूटी है, इसकी नहीं टूटी। कभी ऐसा होता है रेडियो वेव आपके सामने फेंकी और रेडियो वेव ने आप करवा, नहीं, एक्सरे, उसका पूरा पर्पस एक्सरे से सॉल्व होता है। इंफ्रारेड भी भाई डेंजरस होती है, माइक्रोवेव में तो खाना ही बना रहे हो, लेकिन AM वेव से आप ये सब कुछ नहीं करते हो। तो मैंने बस कुछ नहीं देखा, मैंने देखा A 10 पावर -2, मतलब A का 2 है फॉर श्योर। मैं ऑप्शन में घुसा, मैंने कहा A में 2 इधर है नहीं है, इधर है नहीं है, इधर है नहीं है, एक ही में है, आगे कुछ पढ़ना भी नहीं, लेकिन फिर भी चेक करने के लिए कि भैया आपकी माइक्रोवेव इसने आपको दिखाई है 3rd में, आपकी इंफ्रारेड दिखाई है आपने उसने 4th में, और आपकी एक्सरे दिखाई है उसने 1 में, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एक्सरे की है, बिल्कुल सही है। ये वाला पॉइंट भी सही है, मुझे पता था A 2 में है और D 1 का है, ये दो चीजें मुझे पता थी और मैंने जाके आंसर टिक कर दिया, मतलब टाइम वेस्ट ही नहीं। अब लोग बोल रहे सर ये सॉरी BC बोल रहे सर बड़ा मुश्किल आता है फिजिक्स का, क्या मुश्किल, सॉल्व भी नहीं करना भैया, आपके पास दिमाग और प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत दिमाग में है तो बहुत अच्छा रहता है। इस पर मैं बहुत बेहतरीन क्लास JEE में तो कराई चाहिए, लेकिन यहाँ नीट के लिए आपके कराएंगे, तो उसको फील करो तो आपके हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा, सर यही होता है, दिस इज द ओनली वे, बिकॉज आप प्रैक्टिकली देखने लग जाते हो फिर। ठीक है, सुबह सुबह की सनलाइट जो होती है, जो आपको दिख रही है, जितनी भी चीज़ें दिख रही है, बिकॉज ऑफ विजिबल रेडिएशन। ठीक है, वो विबग्योर वाला रीजन जो होता है, वॉयलेट टू रेड वाला, रेड के आगे जितनी है वो इंफ्रारेड है, वॉयलेट से पहले जितनी है वो अल्ट्रा वॉयलेट है, ये नाम ऐसे ही रखे गए। ठीक है, इनकी भी एक थ्योरी है, बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल देते क्योंकि बिकॉज
मैग्नेटिक वाली मुझे अलग करवानी है, ठीक है, क्लासेस अलग करवानी है, बाकी सारी भी अलग करानी है, तो वहाँ पर केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं वो अलग से उनकी आपकी करवा दी जाएंगी, ठीक है। बट इस चीज़ को नहीं भूलना, mbibe.com में जाओ, ऐप डाउनलोड करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ऐप का, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर जाके क्लिक करो, डाउनलोड इट एंड अपनी जर्नी को ट्रैक करो। कंटेंट, सारा कंटेंट यहाँ दिया हो, आपको कुछ नहीं करना, पहले अपना जैसे आप उसमें जाते हो आपको सबसे पहले अपना गोल सेलेक्ट करना है। सपोज योर गोल इज मेडिकल, सेलेक्ट मेडिकल, विच मेडिकल एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग, उसको अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लो। वैसे अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सबके लिए प्रिपेयर कर ही रहे हो एक तरह से। नीट आपने प्रिपेयर किया, नेक्स्ट किया। द बेस्ट क्वालिटी हेयर इज, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर सकते हो। हिंदी मीडियम बच्चे भी होंगे तो वो उसमें भी उनको सीधा मिल जाएगा डायरेक्टली। लेट्स सपोज आप इंग्लिश में कर रहे हो, आपने डन किया, यहाँ पर आपको हो गया लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट एंड देन फाइनली यू अचीव, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बहुत सिंपल तरीका है इसको यूज करने के लिए। मैं इस पे बहुत सारी चीजें आपको बताता रहूंगा, बट फर्स्ट यू स्टार्ट दिस एंड कभी भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो मल्टीपल टाइम, देन आपकी प्रैक्टिस बनती है, और प्रैक्टिस के बिना आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। आपने अब देखा ना कि अगर मैं प्रैक्टिस कर लूँ बहुत बार तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और फिर मेरे को ना ऑप्शन से ही आंसर समझ में आता है कि यार यही ऑप्शन होगा। लॉजिक्स क्लियर हो, आपको बस मेरे साथ वो जर्नी को पूरा करना है। मैं आपके अंदर वो सारे लॉजिक भर दूंगा कि सर मैं किस लॉजिक को देख के अपने आंसर्स को फटाफट निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अभी संजय से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, देन अगेन मैं फिजिक्स को जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है अलग से मैग्नेटिज्म वाले अलग कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज वो अलग से आपको बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। थोड़ी थ्योरी भी है उसके अकॉर्डिंग, तो एक लर्निंग भी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं टेस्ट, अपने टेस्ट, लाइव क्लास सब यहाँ पर मैं लेके आने वाला हूँ, तो इसके लिए प्रिपेयर रहो, जस्ट कुछ नहीं है। और टेलीग्राम पे हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन हो, हमारे साथ इस जर्नी को चालू करो, दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। अब स्टार्ट करते नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू आकाश त्यागी सर, बहुत ही अच्छे से आपने फिजिक्स के क्वेश्चन कराए हैं। अब बारी आती है मेरी कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो नीट 2022 वालों, आपको मैं बता देता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्टली क्वेश्चंस इनमें से गेस बेस्ड हैं। इन सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम लोग जानेंगे, तरीके हम लोग जानेंगे, और मेक श्योर करो कि आने वाले क्वेश्चंस और आने वाले एग्जाम में भी आप लोग उतना ही अच्छा कर पाओ इन क्वेश्चंस की हेल्प से। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहां पे केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया है, केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि भैया ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर आपके पास में y एंड x एक्सेस क्या होंगे फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखो यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक दिमाग ये लगाना कि ऐसे जो प्लेन ग्राफ थे हम लोगों ने, या कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट ग्राफ थे, ये ग्राफ हम लोगों ने किस किस में इक्वेशन में देखे थे, करेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर में भी देखा। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग क्या लिखते थे, या लेट्स से फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो वहां पे t हाफ होता था 0.693 डिवाइडेड बाय k। अब यहां पे जो आपके पास k है वो क्या है, बेसिकली रेट कांस्टेंट। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां पे कंसीडर भी करूं किसी की कॉन्सेंट्रेशन, अगर लेट्स से रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां पे पावर कितनी है, 0। यानी इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके पास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं उन केस में जो रेट होती थी जिसे हम लोग लेट्स से लिख देते हैं डी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ 0। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे डायरेक्टली इक्वल आ जाएगा किसी कांस्टेंट के, जो कि रेट कांस्टेंट के। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि दो चीजें हो रही हैं यहां पे। पहली चीज तो ये, अगर ऑर्डर है 0 तो उस केस में y एक्सिस क्या बन जाएगी, y एक्सिस बन जाएगी आपकी रेट, और ये बन जाएगा आपका x एक्सिस बन जाएगा जिससे इंडिपेंडेंट होगा, जो कि कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट। फटाक से आओ मेरे साथ में ऑप्शंस मैच करो। ऑप्शंस बोल रहे हैं कि भैया जीरो ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन है और टाइम है, बिल्कुल गलत बात है। फिर आते हैं y रेट है और x कॉन्सेंट्रेशन है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो y यहां पे t हाफ है जो कि 0.693 बाय k था, और x कॉन्सेंट्रेशन है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है ये कि भाई यहां पे कॉन्सेंट्रेशन से बिल्कुल वेरी नहीं करेगा y ग्राफ, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। एक रेट कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है, बाकी डिपेंडेंट इस चीज पे नहीं कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया। सिमिलरली अगर यहां पे बात करें फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए, तो रेट जो होगी वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सिंपली इसको सबमिट करते हैं और बिल्कुल सही क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि
कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो भाई ये क्वेश्चन जो है आपका मल्टीपल टाइम देखने को मिल सकता है आपका। वैसे तो ये जो जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें से एरोमेटिसिटी में आपको मिलेगा। आपको मेरा एक लेक्चर भी मिल जाएगा इसके ऊपर, अगर आप उठा के देखोगे तो। बेसिकली जो हमारा अचीव जेई चैनल है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई एरोमेटिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। एनीवेज यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सिंपल सा है कि भाई या तो एरोमेटिक हो या तो एंटी एरोमेटिक हो, तो हमेशा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, मतलब एक कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए जहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करें। और यहां पे अगर मैं देख पा रहा हूं तो आपके पास में इन सिस्टम के अंदर यहां पे आप आराम से देख सकते हो कि ये इस तरह से बना हुआ है। मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूं। जैसे इस तरह से कॉन्जुगेशन बना हुआ है, करेक्ट। और यहां पे आप बोल सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं आपके पास में, 2, 4 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होंगे, यानी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन जहां भी होंगे वो सिस्टम है एरोमेटिक। तो इसका मतलब ये है एरोमेटिक। इसकी बात करें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है भाई। एक पाई बॉन्ड है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और यहां पे कॉन्जुगेशन भी तगड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका एरोमेटिक है। आ जाओ इसके अंदर, यहां पे भैया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं अनडाउटली, लेकिन कॉन्जुगेशन कहां है यार, यहां पे क्या आ गया, डबल सिंगल सिंगल। और मैंने समझाया हुआ है कि भैया डबल सिंगल सिंगल अगर आपके पास में लाइन से अगर या कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया, वहां पे आपका जो कॉन्जुगेशन वो ब्रेक हो जाएगा और इसीलिए ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब बात करें इसकी, तो यहां पे कितना है, 1 2 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब फिर से 4n + 2 एरोमेटिक। क्वेश्चन बड़ा इजी आया है, बट ये कि कॉन्सेप्ट आप पता कर लेना गाइस, कौन सा एरोमेटिक, कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक। फटाक से इसका आंसर पिक करते हैं जो कि है सी। और क्वेश्चन बिल्कुल सही है या। एनीवेज कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट नहीं है। किसके बारे में भैया, ये डायबोरेन। यार ये बड़ा इजी क्वेश्चन लगता है मुझे, मजेदार क्वेश्चन लगता है। तो पी ब्लॉक के अंदर अपने जो 13th ग्रुप है उसके आपके एलिमेंट के अंदर ये आता है, कंपाउंड जो पी ब्लॉक के अंदर आता है। ये डायबोरेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहां 2 बोरेन है आपके, और लेट्स से मैं इस तरह से दिखा देता हूं। ये लेट्स से प्लेन के अंदर गया हुआ है और ये प्लेन के बाहर आए हुए हैं, और ऐसे ये प्लानर है, ये इस प्लेन के अंदर मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। ये अंदर धसा हुआ है, ये बाहर आया हुआ है, ब्रिजेस जो हैं आपके, और ये जो टर्मिनल 4 हैं वो अपने पास में इसी प्लेन में। अब जल्दी से ऑप्शंस मैच करो। कह रहा है कि दी 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि भाई देखो कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। सेंटर कितने, 1 सेंटर 2 सेंटर, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड्स है भैया, 4 बॉन्ड्स हैं, BH बॉन्ड्स हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन जो है आपके एंड 2 बोरोन एटम लाई इन 1 प्लेन। बिल्कुल सही बात है। क्यों भैया, देखो इस स्ट्रक्चर को ढंग से, ये 1 2 3 4 चारों के चारों एक ही प्लेन में, और 2 बोरोन एटम एक ही प्लेन में। कौन से, अंदर और बाहर आए हुए, अंदर धसा हुआ ये वाला हाइड्रोजन, बाहर आया हुआ ये वाला हाइड्रोजन। बोथ दी बोरोन एटम्स आर sp2। यार ये वाली बात में थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है मुझे। भाई दोनों sp2 कैसे हो सकते हैं जब हमारे पास में एक पर्टिकुलर बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है। यार 4 बॉन्ड बनाएगा तो sp3 होएगा। चलो एक 4th ऑप्शन भी देख लेते हैं कि देयर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है। अभी ये जो ब्रिजेस है ना भैया आपके पास में, यहां पे क्या होता है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन सेंटर 2 है, करेक्ट। इसीलिए हम लोग इसको बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं गाइस। इसे हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से 1st 2nd एंड 4th बिल्कुल करेक्ट है। तो ओनली डाउटफुल चीज थी वो इसका हाइब्रिडाइजेशन था। और फटाक से इसको पिक करो यार, इजी क्वेश्चन आया। नीट वालों आपको बधाई हो सभी को गाइस, क्योंकि आपने केमिस्ट्री तो फोड़ी होगी। मेरे पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो केमिस्ट्री क्वेश्चन बड़े इजी लग रहे हैं। हाँ ये जरूर हो सकता है कि इंडिविजुअली अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है तो इनऑर्गेनिक में कम आ सकते हैं, या इनऑर्गेनिक खराब है तो आप फिजिकल में नहीं अच्छा कर पा रहे होगे, व्हाटएवर। लेकिन मेक श्योर करो कि तीनों चीजें इक्वली कवर कर लो। एनसीईआरटी की तो अगर आपने एक एक लाइन पढ़ के गए हो तो आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले। इस सेक्शन इस साल जेई के भी क्वेश्चन ऐसे ही आए थे, एनसीईआरटी ओरिएंटेड थे। 95% तक मैंने देखा एनसीईआरटी बेस्ड थे। कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट था जो थोड़ा आपको बाहर से पढ़ना था। फटाक से आ जाओ 4th क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कौन सा मैक्सिमम वर्क देगा पीवी ग्राफ में। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो थर्मोडायनेमिक्स से घबराने वाले बच्चों, सीधी बात ये है कि अगर आपके पास में वर्क डन की बात करें तो सबसे ज्यादा पीवी का एरिया जहां पे आएगा वो आपका वर्क डन होता है। वही पी डेल्टा वी अगर हम लोग जिसको बोलते हैं, तो आप सिंपली ये देखो कि एरिया अंडर पीवी कर्व जो होता है वो हमारा आंसर होता है। अब आपको सिंपली ये चेक करना है, मैं पेन दूसरा ले लेता हूं यार।
या तो आपको ये पिक करना है कि एरिया किस में मैक्सिमम आ रहा है। जैसे ये आपका सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, अच्छा ये तो आइसोथर्मल तो हो ही नहीं सकता, ये तो पी और वी वर्सेस ये, इनफैक्ट ये आइसोकोरिक हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो W0 आ जाएगा। येलो बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप अगर बात करें आइसोथर्मल, अगर ये प्रोसेस है और इस तरह से अगर आपके पास में दिया हो तो एरिया अंडर कर्व सबसे ज्यादा मुझे तो इसमें दिख रहा है। अभी आगे बढ़ जाते हैं और ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे अगर इन दोनों को भी कंसिडर करें, ये साइक्लिक पाथ है तो एनीवेज एक एरिया बिल्कुल इतना ही रहेगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये एरिया जो होगा कर्व के अंडर का एरिया सबसे ज्यादा आ रहा है, तो मुझे पर्सनली यही आंसर सही लग रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार, और बिल्कुल यही सही है। यही कॉन्सेप्ट आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व आता है वही आपका वर्क डन होता है, उसी का मैग्नीट्यूड आपका वर्क डन होता है। अब वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एक्सपेंशन हुआ या फिर कंट्रैक्शन हुआ है। फटाक से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अच्छा ये तो मैच द कॉलम टाइप का है, तो गाइस ये मिक्स्ड क्वेश्चन टाइप का है बट मोस्टली एस ब्लॉक एलिमेंट से चैप्टर से लिया हुआ है, जिसमें आपको पूछा गया इंडिविजुअल कौन कहां काम आता है। तो भाई देखो लिथियम की बात करें तो अपने रिएक्टिविटी सीरीज कह लो या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कह लो, उसमें सबसे टॉप वाला एलिमेंट है। तो इतना अच्छा अगर आपके सामने ये रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है तो इसका काम मेजरली होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर फिजिबिलिटी लाने के लिए लिथियम यूज करते हैं। तो ए का आंसर तो आ रहा है 2। मैं फटाक से अपना फेवरेट पेन ले लेता हूं येलो, और ये देखिए इसमें फर्स्ट का आंसर मुझे मिल रहा है सेकंड, और उसके बाद में आगे बढ़ो अभी और देखते हैं। सोडियम जो हो गया, सोडियम का यूज कहां करेंगे आप लोग? वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी कर सकते हैं, कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर में भी होता है, फोटो इलेक्ट्रिक में तो हम लोग सीजियम यूज करते हैं, ये तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। यानी मतलब डी का आंसर 4th है। तो देखो अच्छा सबसे आसान हो गया क्वेश्चन, मतलब देखते ही टिक करने वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ओवर श्योर हूं इस बात को लेके कि हम लोगों ने जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, हम लोगों ने आइंस्टाइन का जो बेसिकली ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो देखा था हमने, जहां से हम लोगों ने ये चेक किया था कि किस तरह से फोटोन्स बेसिकली आते हैं और फोटोकेमिकल सेल कैसे वर्क करता था, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सीजियम की प्लेट हमने यूज की थी, क्योंकि उसको यूज करते हैं हम लोग वो बहुत ही इजीली, क्योंकि सीजियम जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, और हमने यूज किया था तो उसे एज अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल हमने उसको यूज किया था। करेक्ट। तो आप देखो डी आंसर इसमें एक ही में दिया हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाउएवर इसमें जितने भी आपको दिए हुए ऑप्शंस वो सारे भी आप दिमाग लगा सकते हो, मैं और भी क्रॉस वेरीफाई कर दूंगा। मतलब एक ही आंसर सही लग रहा है, डी में 4 दिया हुआ है। अब बाकी आपको क्रॉस चेक करा देता हूं। जैसे वो बोल रहा है कि सी में 1 दिया हुआ है, तो सी में 1 क्या होगा? एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन। अरे बिल्कुल यार, KOH क्या है? KOH क्या है आपका? KOH बेसिकली एक अल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और CO2 का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। तो ये आपस में एक दूसरे को, मतलब CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है ये KOH सोल्यूशन। तो फटाक से पिक करो ना, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है? तना या सो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए। देखो यार ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको ये जरूरी नहीं है इंडिविजुअली जाना, एक एक चीज समझना, क्योंकि देखो समझने के लिए तो पूरा साल था हमारे पास में। अभी इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या चीज यूज करके जल्दी से आंसर निकाल दूं। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप शॉर्टकट मारें, ये चेक करें कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास में ऐसा अवेलेबल है जिसका एक ऑप्शन ही आपको ये बता रहा है कि ये परफेक्ट है। जैसे मैं ओवर श्योर था इस चीज को लेके कि भैया हम लोग सीजियम यूज करते थे फोटोकेमिकल सेल में, एक ही ऑप्शन बोला था कि जो सीजियम था उसका ऑप्शन डी दिया हुआ था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है अभी तक के लेक्चर में आप सभी लोगों को? आपको पता चल रहा है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, किस तरह से एनसीईआरटी की चीजें हम लोगों के सामने आ रही हैं। बहुत इजी पेपर आया है, मैं तो कांग्रेचुलेट कर रहा हूं आप लोगों को कि एटलीस्ट केमिस्ट्री साइड से तो आप लोग श्योर है। बायो आप लोग हर बार फोड़ते ही हो, केमिस्ट्री इस बार आपने फोड़ ही दिया है, फिजिक्स का आपने आकाश त्यागी सर ने बता ही दिया है, तो इस बार आपका एग्जाम ओवरऑल अच्छा जा रहा है। अब बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो आपको ये पता है कि भाई पता ये करके देना है कि असर्शन जो है वो करेक्ट है या रीजन करेक्ट है या परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। एक बार पढ़ लेता हूं मैं असर्शन क्या कह रहा है कि कहां से मिलेगा भाई? अच्छा ये दिया ना। तो स्टेटमेंट 1 है आपका असर्शन कि ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। भाई ये बात याद रख लेना कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो ऑलवेज रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके बीच में पोलैरिटी आ जाती है, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप आ जाता है, इस वजह से हाईली रिएक्टिव रहते हैं, इजीली वो लोग ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जनरली ब्रेक डाउन इनका रेडिकल्स में भी होता है, और ये डिपेंड करता है कि सोल्यूशन या रिएक्टिंग एजेंट क्या है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि असर्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बात करते हैं रीजन की। तो रीजन क्या कह रहा है कि ICl बॉन्ड इज वीकर देन II इन द केस ऑफ लाइट। अच्छा, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट। ओके, सो अब आप एक चीज बताइए मुझे, बिल्कुल सही बोला गया, हमसे पूछा गया कि बताइए आंसर क्या होगा, कि या तो दोनों करेक्ट हैं
ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि दोनों करेक्ट हैं और सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों करेक्ट नहीं है, अच्छा ए करेक्ट है बी करेक्ट नहीं है, ए करेक्ट है बट रीजन भी करेक्ट है और बोथ करेक्ट है लेकिन एक अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है। मैं तो इसको बोलूंगा कि दोनों करेक्ट और अच्छा एक्सप्लेनेशन है। उसका रीजन है गाइस, जब आई और आई बॉन्ड आपस में बनते हैं तो जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप है, दोनों के बीच में जो फॉर्मेशन हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड का होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा क्योंकि दोनों के सेम ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करने। लेकिन अगर बात करें सीएल और आई की, जो ओवरलैपिंग एक्सटेंड होगा ना वो कम हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, 4p 5p काइंड ऑफ। तो आप सिंपली ये दिमाग लगाओ कि यार यहां पे 3p 4p सॉरी, तो आप दिमाग ये लगाओ कि सही एक्सप्लेनेशन है, मतलब सबमिट करो ना यार, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो। और ये आपके पी ब्लॉक चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है और स्पेसिफिकली कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन का एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, मजा आ रहा है अभी तक, सबको मजा आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन बड़े इजी आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बड़े मजेदार आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, आंसर निकल के आ रहे हैं यार, मतलब बहुत एफर्ट नहीं मारने पड़े। अब आते हैं 7th क्वेश्चन में, कह रहा है कि भाई इन दो स्टेटमेंट के अंदर पहला स्टेटमेंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड कीटोन हायर होते हैं कंपेयर टू मॉलिक्यूलर मासेस बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन विद अल्डिहाइड कीटोन टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा बढ़िया बात बोली है इसने, मैं थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर देता हूं भाइयों। ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपके सामने ये इस तरह से कोई बॉन्ड है तो यार यहाँ पे पता है ये आपके पास में पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। ऑक्सीजन आपको पता है कि बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो कार्बन से अपने शेड पर थोड़ा छीन लेगी, तो इस तरह से ये आ जाते हैं। इसी वजह से क्या होगा कि जब नेक्स्ट आपके पास में लेट सपोज कोई ग्रुप होगा तो वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगा, इस तरह से, तो आपस में ये पार्शियल प्लस है और ये मान लीजिए पार्शियल माइनस है, तो ये आपस में क्या एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग बना पाएंगे और इस बॉन्डिंग की वजह से ये जो आपके पास में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आ रहा है ना, यहाँ पे वर्क कर रहा है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है देन आप कहें कि नॉन पोलर जो बेसिकली इंटरेक्शन होता है जिसे हम लोग बेसिकली वंडरवॉल फोर्सेस भी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर अल्डिहाइड की इसने बोला है कि हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन जनरली क्या है भाई, हाइड्रोकार्बन जनरली क्या होते हैं नॉन पोलर, और लेट्स से अगर इनके बीच में इंटरेक्शन होगा भी तो ये जो हमारे लंडन फोर्सेस हैं वीकर होते हैं। तो आपका पहला वाला स्टेटमेंट तो मजा आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन्स आर लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल। सही बात है क्योंकि एब्सेंट ऑफ एच बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। अब सोचो कि अगर आपके सामने ये बॉन्ड जो है, ये जो इंटरेक्शन जिसे मैं पार्शियल इंटरेक्शन बोल रहा हूं, इसको मैं परमानेंट कर दूं, ये मजेदार इसके अंदर मैं बॉन्डिंग डाल दूं, जैसे एच बॉन्डिंग होती है आइस के अंदर होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, तो इसकी वजह से उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे या मॉलिक्यूल को डिटैच करना टफ हो जाएगा। तो गाइस मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिया, इतना समझाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये साल दे चुके हो नीट के लिए। एनीवेज अगर आपको इसके बारे में बहुत जानना है तो ये चैप्टर जो है आपका बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आप इसको पिक कर सकते हो, प्लस अल्डिहाइड एंड कीटोन जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड का, वहां पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। आगे बढ़ो, आगे कहां बढ़ो यार, पहले क्वेश्चन का आंसर पिक करें। तो दोनों मेरे हिसाब से सही है, बाकी यहां पे सबमिट करने में पता चल जाएगा, गलत होगा तो यहां पे फेल लिखा जाएगा, बाकी वाओ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 12th स्टैंडर्ड का। यार मजेदार क्वेश्चन आए हुए हैं यार, मजा आ गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो मेरी फेवरेट है। क्वेश्चन है कि भाई साहब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन सारे इलेक्ट्रोड्स के इतने, कॉपर जिंक सबके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए गाइस। तो रिडक्शन पोटेंशियल जब दिए होते हैं तो आपको पता है फायदा क्या होता है, डायरेक्टली आप उसको वैल्यूज में पुट करो। इक्वेशंस पे बस ये देख लो कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है, और आपको निकालना होता है कैथोड माइनस एनोड, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर आपको ई सेल निकालना है यानी स्टैंडर्ड अगर सेल का पोटेंशियल निकालना है तो, और उसने पूछा क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अगर। अच्छा कैन नॉट अगर में सीधा सा फंडा है गाइस, मतलब दिमाग ही नहीं लगाना भाई साहब। ऐसा क्वेश्चन तो बड़ा इजी है यार, बट मैं थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूं क्योंकि आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब जो ई सेल है आपका, ई नॉट सेल, अगर लेस देन 0 आ गया, अगर लेस देन 0 आ गया तो आप मान लीजिए कि ये रिएक्शन जो है नहीं होने वाली, इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी 0 है, मतलब ये सेल के थ्रू कोई पोटेंशियल आपको नहीं मिलने वाला, आप जबरदस्ती का काम कर रहे हो उसके ऊपर, ये रिएक्शन ही फिजिबल नहीं है। तो आपको वो रिएक्शन पकड़नी इसमें कौन सी है, ऐसे तो देख के पता चल रहा है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। आपको पता है कि आयरन जो होता है वो कॉपर के ऊपर है, इसका मतलब उसको इजीली कर देगा डिस्प्लेस। सबसे नीचे कौन से आते हैं, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम टाइप। तो आपको पता है कि सिल्वर कभी भी कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो मुझे तो अभी इनमें से आंसर सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, सी। लेकिन इतनी जल्दी मत जाओ, अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है मेरे साथ में तो थोड़ा सा और दिमाग लगा लो। आप इसमें ये भी कर सकते थे अगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम करना चाहते थे। वैसे तो इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं, डायरेक्टली टिक करो आंसर, आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपको कुछ वैल्यूज दी हुई उनको यूज करना चाहते हो तो क्या करो, कैथोड और एनोड पता कर लो। तो कैथोड यहाँ पे कौन है बेटा, जिसका रिडक्शन हो रहा है, यानी ये 2+ से किस में जा रहा है, ये 2+ से जा रहा है अगर 0 में, तो ये क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है यानी कैथोड। और आयरन जो है वो 0 से लेके जा रहा है +2 में, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है। तो कैथोड माइनस एनोड करना है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पहले वाले में करना है Cu माइनस
Fe। ऐसे एक एग्जांपल सी का ले लेता हूं। यहां पे क्या करना है आपके पास में, रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu का, यानी आपको यहां पे करना है Cu माइनस Ag। ये वैल्यूज आपको निकालनी है। अगर आपको ये वैल्यूज जो हैं, ये वैल्यूज अगर आपको मान लो पॉजिटिव मिलती हैं, इसका मतलब आपका सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, यानी ये रिएक्शन फिजिएबल है। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो आप जबरदस्ती मेहनत करो, ये रिएक्शन नहीं हो सकती, कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो उसके थ्रू आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। फटाक से आओ, कॉपर माइनस आयरन करके देखो, कॉपर का कितना दिया हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड नहीं मैं बोलूंगा रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया, तो ये दिया है 0.34, तो यहां कर दो भैया 0.34 माइनस आयरन का कितना दिया हुआ है बॉस, अरे बताओ यार आयरन का कितना दिया है, तीसरा वाला दिया है 1 2 3, थर्ड में दिया है माइनस का 0.44, इसका मतलब ये ओवरऑल हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, प्लस होते ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव मतलब ये तो हो सकती है, ये क्या है फिजिएबल है। नॉन फिजिबल निकालना था, कॉपर माइनस एजी, एजी करो करके देखो, कॉपर का कितना दिया है 0.44 माइनस करो एजी का कितना दिया है 0.80, अरे भाई साहब ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई यार, और नेगेटिव वैल्यू इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकती। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? इसके पीछे बहुत से कॉन्सेप्ट जुड़े हुए, मैं आपका बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप इसको जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि भाई साहब गिब्स एनर्जी की अगर वैल्यू नेगेटिव आती है, या स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की नेगेटिव है तो वो फिजिबल है, पॉजिटिव है तो नॉन फिजिबल है। अगर मान लो यहाँ पे भी आप अगर वो फॉर्मूला लगाओ कि डेल्टा जी नॉट इक्वल होता है माइनस NF E नॉट सेल, तो गाइज यहाँ पे आपको E नॉट सेल क्या लाना पड़ेगा, नेगेटिव, ताकि ओवरऑल क्या बन जाए पॉजिटिव। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गए तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। मजा आ गया यार, कितना ज्यादा सीख लिया अपन ने इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ो, सी मेरे हिसाब से सही है, देखते हैं, बिल्कुल सही है यार, मजा आ गया, बड़ा इजी पेपर आया, सारे क्वेश्चन बिल्कुल धड़ाधड़ सही होने। एक और फेवरेट यार, ये क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो दुकान लगा दी उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ है आपके सामने एक न्यूमेरिकल, और बोल रहा है कि भैया अगर आपके सामने ऐसी कुछ कहानी दी हुई हो जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है, अच्छा रिएक्शन बैलेंस है तो आपको दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा, इसके लिए सिर्फ नस्ट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। फिर बोल रहा है कि ई नोट सेल की वैल्यू दी हुई है 1.05, और इसकी वैल्यू जो आपके पास में जो इक्वेशन हम लोगों के पास सामने आती है 2.303, जो लॉग से आता है RT/F की वैल्यू 0.059 दे दी। तो नोट भी दिया है, क्वेश्चन इज मॉडिफाई लिटिल एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। ठीक है यार, बढ़ जाएंगे आगे। तो दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई, ई सेल निकालना जल्दी लगाओ ना क्वेश्चन का फॉर्मूला। तो भैया ई सेल का फॉर्मूला होता है गाइस ई नोट सेल माइनस, अच्छा अब आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ln को लॉग में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ना अपना वाला 0.059, कितना दिया हुआ है 059 अपॉन n फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है जल्दी से देखो। निकल की यहाँ पे दी हुई है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे कितना दिया +2, सिमिलरली यहाँ पे +1 है और यहाँ पे 0। देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 Ag के एटम दिए हुए हैं, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2। सिमिलरली यहाँ पे 0 से अगर 2 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, भाई यही तो एन फैक्टर है हमारा। तो 2 यहाँ पे आप वैल्यू डाल देंगे, टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ है 2। उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ, अब यहाँ पे बेसिकली जो वैल्यू आती है वो क्या होती है आपकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जैसे ई पूछा ना तो यहाँ पे QC होगा, Q मतलब आपका रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट क्या है भाई, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या सॉलिड यूज करूंगा, नहीं, सिर्फ आयंस यूज करूंगा। यहाँ पे भी ये यूज नहीं होगा, सिर्फ आयंस यूज होगा। आयंस कितने दिया हुआ है यहाँ पे 0.001, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये कितना दिया हुआ भाई 0.001 10⁻³ कितने यहाँ पे 2, क्या लिख दूंगा यहाँ पे 10⁻³ ओवरऑल काटोगे 6 है तो बच जाएगा 10⁻³ लॉगरिथम 10⁻³ कितना होता है 3, यानी 0.059 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 कितना हो गया 1.5, और इसको माइनस करना है, कितना दिया हुआ था भाई साहब इसका ई नोट 1.05। तो गाइस ये कुछ वैल्यू जो आएगी ना, ये कुछ आ रही है 1.5 गुना इसका करोगे तो कुछ 0.09 टाइप आएगी, और इसमें से माइनस कर दोगे तो ये 1 से थोड़ा कम आंसर आएगा। देखो यार किसमें क्या आ रहा है 1 से थोड़ा कम, भाई साहब ये क्वेश्चन तो मतलब मैं यार बिना न्यूमेरिकल के सोल्व कर दूंगा। 1 से कम एक ही वैल्यू दी हुई है, सबमिट करके देखते हैं, गलत होगा तो फिर से सोल्व कर लेंगे, बट गलत होगा क्यों यार, जब इतने आप क्लियर हो कॉन्सेप्ट्स को लेके तो क्वेश्चन ना आप इजीली कर सकते हो। मेरा समझाने का टारगेट ये है, मैं जब भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, जैसे मैंने खुद भी जेई एग्जाम क्लियर किया हुआ है 10 साल पहले, तो मैंने क्या करता था कि ज्यादा लेंदी कैलकुलेशंस के लिए नहीं जाता था। मुझे एग्जैक्टली आंसर अगर मुझे मिल रहा है कि 1 से माइनस आ रहा है, एक ही ऑप्शन दिया है, तुरंत पिक करो, डोंट गो फॉर द फर्दर लेंदी कैलकुलेशन। नीट वालों को स्पेशली बता रहा हूं क्योंकि गाइस आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इट्स ऑलवेज गुड थिंग कि यार आप स्मार्टली अटेम्प्ट करो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द एग्जैक्ट आंसर एंड ऑल। आगे बढ़ जाते हैं, काफी ज्ञान की बातें हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन 10 में, कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी यूनिट सेल, एच लेंथ दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, भाई साहब बताओ करेंगे क्या। यार क्वेश्चन तो बड़े इजी आए लेकिन थोड़ा कैलकुलेशंस है यार इसमें, क्या थोड़ा सा कर लेते हैं। तो भाई वैसे इसमें तुक्के भी मार सकते हैं लोग बाग कि भाई साहब आंसर जैसे कॉपर का मास कितना 63 होता है, आंसर यही आएगा, 65 नहीं आएगा, 60 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। लेकिन ये स्मार्टनेस नहीं, ये फूलिशनेस हो जाएगी।
क्योंकि आपके सामने न्यूमेरिकल दिया हुआ है और कोई न्यूमेरिकल के अंदर जो चीजें दी हुई हाइपोथेटिकल हो सकती हैं। उस केस में हो सकता है कि वो आंसर 36 निकाल दें। आप यहाँ पे शाने बन के कर दोगे 63.5, सर हमें तो पता है एटॉमिक मास, गड़बड़ हो जाएगी। मैथ्स के क्वेश्चन करते थे ना पहले बचपन में कि प्रूव करो कि दोनों लाइनें इक्वल हैं, तो स्केल से प्रूव नहीं करना कि देखो सर 5 सेंटीमीटर इक्वल से 5 सेंटीमीटर आ रहा है, फंस जाएंगे वहां पे। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, बट मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाके सिंपली एक फॉर्मूला दे देता हूं। तो गाइस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास क्या होता है कि Z अगर पार्टिकल्स है, एक का मास अगर m है मोलर मास, तो कितना आ जाएगा Z अपॉन Z इंटू एटोमिक मास, मोलर मास बोल देते हैं m। मोलर मास कितने के लिए होता है, 1 मोल के लिए। मुझे कितने के लिए चाहिए, 1 एटम के लिए, या कह सकते हैं एटम्स के लिए। तो 1 एटम, क्योंकि Z एटम्स है ना, तो m अपॉन Na कर दो, तो ये मतलब 1 एटम का मास आ गया। इंटू वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब के लिए A क्यूब होता है। फटाफट से वैल्यूज दी हुई है, सॉल्व कर लो। डेंसिटी कितनी दी हुई है भाई साहब, 8.92 दी हुई है। ग्राम पर सीसी, तो सारी चीजों को ग्राम पर सीसी में पेल दो। क्या करेंगे, Z की वैल्यू कितनी होती है FCC के लिए, 4। मोलर मास कितना है फाइंड आउट करना है, किसमें आएगा, ग्राम में, क्योंकि यूनिट क्या दी हुई, ग्राम पर सीसी। मेक श्योर कि A आप सीसी में ले लेंगे। सीसी का मीनिंग होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में जाओ। अब देखो इसमें Na की वैल्यू तो आपको पता है 6 × 10⁻23 या 6.022 10⁻23, वो एवोगैड्रो नंबर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देना। मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा बोलो, A कितना दिया हुआ है, एज लेंथ दी हुई 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर में दिया, तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने। तो 3.608 इंटू 10⁻8 का आप क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे। यार एक क्वेश्चन में से बहुत टफ तो नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन यार ये टाइम टेकिंग बड़ा लग रहा है। इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करके दिखाता हूं। देखो मोलर मास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा भाई साहब 8.92 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻23 इंटू ये 3.6 का अगर अपन क्यूब करेंगे, लेट्स से कि 4 का करते हैं, कितना आता है, 4 × 4 16, 64 आता है ना। और 3.6 का ऑलमोस्ट मतलब मैं ले लेता हूँ 27, लेट्स से कि कुछ 50 के आसपास आता है, लेट्स सपोज, और इंटू 10⁻24, क्योंकि गाइज उससे क्या होगा ना, मेरे को एक आइडिया लग जाएगा। और आंसर जो है वो सब वैसे हैं तो आसपास में ही यार। और अपॉन क्या कर देंगे आप इसमें, तो मोलर मास में ये मल्टीप्लाई होगा, ये जाके 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, 23 था, ये 24 था, -1 बच गया, लेट्स से 5 रह गया, ये हो गया 30/4। तो 30/4 क्या ऑलमोस्ट आ जाएगा 7.5। तो ये कैलकुलेशन कितनी आएगी, इसको आप सोल्व करके देख लो, 9 7 या 63 के आसपास, मतलब जो भी है इसको सोल्व कर लेना भाई। मैं अभी के लिए तो हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ कि मेरी कैलकुलेशन कुछ इसके आसपास जा रही है। और वैसा तो सही है यार, हम लोग कैलकुलेशन हमेशा अच्छी करते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा और इसको नीटली कर सकते हो। जैसे मैंने तो आपको जो एक तरीका बताया, मैं जनरली यही करता हूँ, थोड़ा रफ कन्वर्सेशन ले लेता हूँ। 3 का क्यूब हो गया ऑलमोस्ट 10 ले लिया, या पाई का क्यूब आ गया तो आपने उसको 10 के आसपास ले लिया, ऐसा कर सकते हैं। क्यूब नहीं, सॉरी स्क्वायर की बात कर रहा था। तो एनीवेज आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक सबको मजा आ रहा है, सॉलिड स्टेट चैप्टर से ये था 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, बहुत मजेदार चैप्टर है। पैकिंग एफिशिएंसी पे मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, प्लीज उसको देखें हमारे चैनल पे M/Bibe JEE पे, और वहां पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैंने पैकिंग एफिशिएंसी डिराइव कराई है F3C यूनिट सेल के लिए, और कैसे मैंने इस कैलकुलेशन को करके दिखाया कि आप कैसे रिलेट करते हो एज लेंथ को और इसके डायगोनल लेंथ को विद रिस्पेक्ट टू द टर्म्स ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। तो आगे बढ़ जाते हैं अभी। ओके, फिर से मैच कराया है भाई साहब। ये आपका जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल के ऊपर है, तो यहाँ पे आपने जिसे हम लोग मेटलर्जी भी बोलते हैं वो क्वेश्चन है। ये तो फैक्ट बेस्ड है, इसमें तो संजय आर्य सर भी कुछ नहीं हेल्प कर सकते, भगवान भी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे मुझे रटा गया, कैलेमाइन कहीं भी आता है तो मेरे को लगता है जिंक कार्बोनेट ही होगा, ठीक है। तो बस कर दो, फिर इसमें क्या दिमाग लगाना है। मैं तो टीवी पे एडवर्टीजमेंट भी देखता हूँ लैक्टोकैलेमाइन, तो मेरे दिमाग में जिंक कार्बोनेट ही आता है। अब मैं इतना केमिस्ट्री में घुस गया हूँ। तो सी का आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। देखना जरा सी का आंसर सेकंड कौन सा है भाई, सी का आंसर सेकंड कौन सा है भाई, सी का आंसर सेकंड 2 जगह दिया भाई, ये और ये। इसका मतलब एक और देख लेते हैं, तो बी देख लेते हैं। बी क्या है, मैग्नेटाइट। गाइस हमेशा याद रखो, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों आयरन की ओर है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट नॉर्मल आदमी है जिसमें +2 आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी, लेकिन या Fe2O3 है, सॉरी, जहां पे आपको कितनी मिल जाएगी यार, Fe2O3 में +3 मिल जाएगी। लेकिन अगर बात करेंगे किसमें, हेमेटाइट के अंदर बात करेंगे, तो +2 +3 दोनों मिलेंगे आपको। मैग्नेटाइट का मीनिंग ही क्या होता है, हेमेटाइट के अंदर आयरन ऑक्साइड और डाल दो, Fe2O3.FeO, तो बन जाएगा Fe2, क्या बन जाएगा यार, Fe3O4 बन जाएगा, Fe3O4। तो आप यही है बेसिकली, ये है। बी का आपको मिलेगा 1 और ए का मिलेगा आपको सेकंड। अब देखना भाई बी का 1 कितना मिल रहा है यार, बी का 1
तो यहीं पे मिल रहा है, यानी ए ही सही आंसर है मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी अपन चेक कर लेंगे, अगर इनके से गलत निकलता है तो बाकी ऑप्शंस पे हम लोग ट्राई मार लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सारा रोट लर्निंग का सिस्टम है। यहाँ पे संजय सर तो कोई हेल्प कर नहीं सकते, कॉन्सेप्ट कोई है ही नहीं, तो लर्न ही करने थे सारे। तो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। अरे क्या हुआ भाई, सही निकल गया यार फॉर्चुनेटली। तो आगे बढ़ जाते हैं गाइस। ये है आपका 11th क्वेश्चन। मेरे स्लाइड्स खत्म हो चुके हैं, यानी आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे आपके सामने, ओके ये तो खत्म हो गया ना। थैंक यू सो मच गाइज आपके पेशेंस के लिए, और आपके सामने मैंने जो सोल्यूशन रखा हुआ है, मेक श्योर कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं और बाकी हमारे साथ में ट्यून्ड रहें, सो दैट कि आप लोग आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, कंटेंट भी ले पाएंगे। mbibe.com पे जाके लर्न, प्रैक्टिस एंड टेस्ट की फैसिलिटी भी आप ले पाएंगे। Keep imbibing. We believe in you.